इंटरनेट से होते हुए 6 के होस्ट से कैसे पहुंचे और कम्युनिकेट करें। इसी तरीके से फिर ये 4 के नेटवर्क से निकल कर 6 के नेटवर्क से होते हुए फिर 4 के नेटवर्क के साथ बिल्कुल जो पोस्ट ट्रांजिशन एक सिचुएशन होगी उसमें कैसे होगा, और इसी तरीके से 4 के नेटवर्क से निकल कर 6 के नेटवर्क से 6 ही के सर्वर या क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा। तो ये 6 जो है ये V6 ऑप्स के सॉफ्टवेयर मैश का जो उनका वर्किंग ग्रुप है उसके ऊपर ये सिनेरियोज वहाँ पे मेंशन किए गए। और जितने भी ये ट्रांजिशन टेक्निक्स के हवाले से या हाइब्रिड नेटवर्क के सिनेरियोज को जब डिस्कस किया जाता है तो यही दोनों यही वाली सारे 6 के 6 जितने भी हैं ये सिनेरियोज इन्हीं को डिस्कस किया जाता है। और एक्चुअली पॉसिबल परम्यूटेशंस भी यही है कि अगर दो नेटवर्क्स एंड पे एक जैसे और दरमियान वाला डिफरेंट हो तो कितने पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं, तो ये वो है इसके। ये इसके लिए 3 तरह की मैकेनिज्म्स हैं। ड्यूअल स्टैक बिल्कुल एक जेनरिक किस्म का मैकेनिज्म के इसके अंदर V4 का भी प्रोटोकॉल स्टैक है, V6 का भी प्रोटोकॉल स्टैक है। अगर एंड यूजर V4 के ऊपर है तो V4 के प्रोटोकॉल स्टैक में से होती हुई ट्रैफिक निकलेगी और V4 के नेटवर्क से होती हुई सारी V4 के होस्ट तक पहुंचेगी। अगर 6 का है तो 6 में से होती हुई ट्रांसलेशन ये है कि V4 के पैकेट को ट्रांसलेट करके V6 के अंदर ट्रांसलेट किया जाए। V6 के पैकेट अगर V4 के नेटवर्क के लिए डेस्टिन है तो उसको ट्रांसलेट करके V4 के अंदर ट्रांसलेट किया जाए और उसको V4 के नेटवर्क में से गुजारते हुए V4 के डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए। टनलिंग का मतलब ये है कि ओरिजिनल पैकेट को ना तो ट्रांसलेट ना किया जाए बल्कि उसके ऊपर एक और हेडर चढ़ा दें जो एक नॉर्मल इनकैप्सुलेशन का मैकेनिज्म होता है। उसको टनल कर दिया जाता है, ट्रैफिक को वो जा रहा होता है, मतलब कि 6 के हेडर को अगर आपने दूसरे 6 के नेटवर्क को एक 6 से दूसरे 6 के नेटवर्क तक जाना है, ट्रैफिक को पहुंचाना है, ट्रैवर्सिंग करनी है। दरमियान में 4 का है तो जहाँ से 4 का लिंक स्टार्ट हो रहा है उससे पहले उसको टनल कर दिया जाता है, उसके ऊपर 4 का हेडर लगा दिया जाता है और वो उस नेटवर्क में से होते हुए 4 का नेटवर्क क्योंकि 4 के हेडर को समझ रहा होता है वो उसको ट्रैवर्स कराते पीआर एंड तक पहुंचा देता है और वहाँ से फिर वो दोबारा डीकैप्सुलेट होता है और IPv6 का ओरिजिनल पैकेट निकलता है वो एक्सेस नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो टनलिंग की ये मैकेनिज्म है, मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज्म इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ड्यूअल स्टैक जब है तो हर कोई भी बंदा पूछ सकता है कि जब ड्यूअल स्टैक है तो फिर ट्रांसलेशन टनलिंग और इस तरह की बातें करने की क्या जरूरत है। ड्यूअल स्टैक है बस जिसने 4 ने अगर 4 से कम्युनिकेट करनी है तो 4 वाला स्टैक यूज हो, 6 का करना है तो 6 वाला यूज करें। फिर ये इतनी सारी असल इसके अंदर जो इशू है वो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि सारे नेटवर्क के अंदर हर चीज ड्यूअल स्टैक हो। इन केस अगर हो भी जाती है पूरी दुनिया की कंप्यूटर्स पूरी दुनिया के नेटवर्क हर चीज तो पैरेलल में लॉजिकली दो फिजिकली तो एक ही वायर है लेकिन लॉजिकली 2 नेटवर्क्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। फिर सबसे बड़ा जो इशू होता है किसी नेटवर्क इंजीनियर के लिए वो ट्रबल शूटिंग का टास्क होता है। उसको नहीं पता कि अब ये जो टास्क है इसको ट्रबल शूट करना है वो मैंने 4 को पहले के हवाले से करना है या 6 के हवाले से करना है। ट्रबल शूटिंग काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है ड्यूअल स्टैक नेटवर्क के अंदर, इसलिए इसको ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया और फर्दर जो 2 ट्रांजिशन मैकेनिज्म है वो अडॉप्ट की गई। इसके अंदर एक ये ड्यूअल स्टैक के हवाले से एक चीज और भी है वैसी एडिशनल पता चली थी तो ये बीच में डिस्कस कर रहे हैं। हैप्पी आईबॉल एक RFCS 6555 वैसे जब ड्यूअल स्टैक पे कोई होस्ट होता है और जब कम्युनिकेशन इनिशिएट हो रही होती है DNS और क्वाड ए रिकॉर्ड दोनों मिलते हैं जब उसे प्रेफर ये किया जाता है कि सारे OS की करते हैं और उनके अंदर प्रेफर एड्रेस का वो एक लोकेशन होती है वो ये होती है कि IPv6 को प्रेफर करते हैं कि वो प्रमोट करना एक रीजन हो सकती है और तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आती। तो वो क्या करते हैं कि IPv6 के ऊपर कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है एक होस्ट। फॉर एग्जांपल IPv6 पे कनेक्ट करना चाह रहा है और वो कनेक्शन उसका एस्टेब्लिश नहीं होता, 2-3 दफा सिंक भेजता है, सिंक की रिप्लाई नहीं आती, वो बंद हो जाएगा। फिर 4 के ऊपर कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की होस्ट कोशिश करता है। जैसी 4 पे हो जाती है तो फिर एंड तक जब तक वो सेशन चलता रहता है वो कम्युनिकेशन 4 के ऊपर ही होती है। हैप्पी आईबॉल ये RFC इंप्लीमेंटेड है आजकल करंटली जितने भी ये आ रही हैं गूगल क्रोम और फायरफॉक्स वगैरह इनके अंदर ये पहले से ये इंप्लीमेंटेड आ रहा है। ये काम क्या करती है कि सिंक भेजती है 6 के ऊपर फर्स्ट है
अगर कनेक्शन वही उसी तरह स्टैब्लिश नहीं होता तो साथ ही 4 के थ्रू भी भेज देती। 6 के ऊपर इन केस कि वो ब्रोकन था, जो भी रीजन थी वो लिंक अप नहीं था, 4 के ऊपर इस्टेब्लिश हो गया नहीं, स्टिल एपीआई कॉल जो है अंडरलाइंग नेटवर्क पे वो सिंक का पैकेट भेजती रहती है ताकि उसके मैसेज, ताकि वो उसके साथ अगर 6 पे जुई कनेक्शन अब हो जाता है तो वो ट्रांसपेरेंटली उसका जो सेशन है उसको स्विच ओवर कर देती है 4 के नेटवर्क से हटाकर 6 के नेटवर्क के ऊपर। तो ये आईपीआई कॉल आरएफसी जो है ये इसकी आईपीआई कॉल की जो ये टेक्निक है, ये जो करंट इन ब्राउज़र वगैरह के अंदर इस्तेमाल हुई है उसकी मेन रीजन यही है। वो ज्यादातर फिर जो ड्यूअल स्टैक नोड्स होंगी उसके अगर आप वायर शार्प में वो ट्रैफिक को कैप्चर भी करें तो इनिशियली आपका अगर इस तरह का कोई सिचुएशन होता है नोड या पहले से प्रोटोकॉल स्टैक अपने लैब के अंदर डाउन कर देते हैं V6 का और फिर आप करते हैं उसको, तो आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन आपकी ऑन गोइंग कम्युनिकेशन जो है वो अचानकली ट्रांसपेरेंटली जो है 6 के ऊपर स्विच हो जाती है। तो ये इस ब्राउज़र के अंदर ये इंप्लीमेंटेड आ रहा है। ये ड्यूअल स्टैक की एक इम्प्रूव वर्जन है बेसिकली। ये उसी की एपीआई कॉल की ही है कि उसको दोनों रिकॉर्ड्स मिलते हैं, एक पहले वो 6 पे एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, 6 का लिंक ब्रोकन मिलता है तो फिर 4 के ऊपर, और इसी तरह जो है ये नॉर्मल बिहेवियर है और ये एपीआई कॉल का बिहेवियर है कि 6 के ऊपर भेजता है लेकिन साथ में 4 के ऊपर भी भेज देता है। अगर 4 के ऊपर हो जाता है अंडरलाइन नेटवर्क पे फिर वो कंटिन्यू रखता है, 6 के ऊपर अप करने की कोशिश करता है। ट्रांसलेशन जो ट्रांसलेशन दो तरह की होगी, एक ये होगी कि IPv4 एड्रेस को हम ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेशन क्या है कि एक एक फील्ड की मैपिंग है, ठीक है ना। हेडर के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं, प्रोटोकॉल की फील्ड है तो प्रोटोकॉल फील्ड के अंदर किस तरह मैप होगा, वर्जन की फील्ड है तो वर्जन की फील्ड के साथ किस तरह मैप होगा, हॉप बाय हॉप की नेक्स्ट हॉप उसके साथ किस तरह होगा, TTL के साथ किस तरह से मैपिंग होगी। तो वो जो हेडर की फील्ड्स हैं उनकी मैपिंग है बेसिकली। ट्रांसलेशन का इससे ज़्यादा और कोई मीनिंग नहीं। अब जो 4 की 6 के साथ मैपिंग है वो तो इजी है क्योंकि ये 32 बिट्स 128 बिट पे मैप करना कोई मसला नहीं है, आपके पास अवेलेबल है 32 बिट की स्पेस 128 बिट्स के अंदर। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स देखें, IPv6 की 128 बिट्स हैं, 128 बिट्स अगर हम फील्ड टू फील्ड मैपिंग करने की कोशिश करेंगे तो 32 बिट के हिसाब से 96 बिट का डिफरेंस आता है, तो वो मैपिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये ट्रांसलेशन हो नहीं सकती। अब इसके लिए फिर जो है इनकम्पैटिबिलिटी को इसको दूर करने के लिए कुछ मैकेनिज्म बनाए गए हैं, ठीक है, जिसके अंदर दो तरह के हैं, एक स्टेटलेस ट्रांसलेशन होती है और एक स्टेटफुल ट्रांसलेशन होती है। स्टेटफुल ट्रांसलेशन सिंपली यही है, अभी इतनी डिटेल में जाए बगैर क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया था मेरे पास, शुरू में ज़्यादा ज़ाया किया मैंने, आप लोगों का बेसिकली मैंने ज़ाया किया। जो स्टेटफुल है उसके अंदर एक ही आईपी के अगेंस्ट बहुत सारी IPv6 के एड्रेसेस मैप हो रहे होते हैं IPv4 के नेटवर्क में। स्टेटलेस के अंदर जितनी IPv6 के एड्रेसेस होते हैं उतनी इक्विवेलेंट उसके लिए IPv4 के भी एड्रेसेस चाहिए होते हैं IPv4 के नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए। इस स्टेटफुल का NAT64 और DNS64 उसके लिए टेक्निक यूज होती है। AC डाइसिस वो एक बिल्ट इन वो आपके लिए लैब USB भी आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं, उससे बूट करके आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, अपना ट्रांसलेटर डिप्लॉय कर सकते हैं आप खुद से। अगर ये बाइंड लाइन और ये DNS वगैरह इस तरह की चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन का इशू आ रहा है तो इस स्टेटफुल के अंदर जो प्रोटोकॉल का एल्गोरिदम यूज हो रहा होता है उसको हम कहते हैं IVI 426 और 624। जो स्टेटलेस है उसके अंदर यूज होता है SIIT स्टेटलेस IP-ICMP प्रोटोकॉल, ठीक है। तो वो जो टोर एंडरसन है जिसको हमने शुरू में एक्नॉलेज भी किया है वो उसकी RFC है, बेसिकली टोर नॉर्वेजियन सर्ट को रन कर रहा है और उसकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है इसके हवाले से, ट्रांसलेशन मैकेनिज्म के हवाले से। अभी जो वो बना रहा है आखिरी जो उसका ड्राफ्ट अभी आया था, फाइनल वो स्टेटलेस और स्टेटफुल दोनों का मर्जर आ रहा है। किसी ने स्टेटलेस यूज करना है या स्टेटफुल, दोनों एक ही मेथड के थ्रू अचीव हो रही होंगी। ये कैसे हो रही होती है, डिफरेंस है हमारे पास 96 बिट का IPv4 मैप्ड IPv6 एड्रेस हम आप इजीली यूज कर सकते हैं। 96 बिट का एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, रिमेनिंग जो 32 बिट होती है उसको हम प्लेन में उसी तरीके से डॉटेड डेसिमल में लिखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको खुद ब खुद हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं और आपकी IPv6 के ऊपर जैसे ही वो ट्रांसलेटर के उस एक जो ट्रांसलेटर होता है आपको उसके दो
इंटरफेसेस होते हैं, एक V4 का इंटरफेस और एक V6 का इंटरफेस। V6 के इंटरफेस से जो ही ट्रैफिक आती है उसके ट्रांसलेटर के पास और उसने आगे पब्लिक नेटवर्क पे V4 के नेटवर्क पे जाना है, वहाँ से उसमें से वो 96 बिट का प्रीफिक्स निकालता है, 32 बिट का एड्रेस उसमें डिराइव करता है, सोर्स में लगाता है और भेज देता है। वही नेट टैग है, लेकिन उसमें ये था कि प्राइवेट एड्रेस निकलता था और पब्लिक एड्रेस लग जाता था। यहाँ पे प्रीफिक्स स्ट्रीम हो जाता है, सिर्फ 32 बिट का एड्रेस रह जाता है जो कि सोर्स में लग जाता है और नेटवर्क पे उसको 4 के अंदर ट्रांसमिट कर देते हैं। इसी तरीके से जब वापस आती है ट्रैफिक तो वापस वो मैपिंग चेक करता है कि किस होस्ट के लिए था, जो कि नेट जिस तरह कर रहा होता है उसी तरीके से उसके साथ फिर 96 बिट का प्रीफिक्स लगाता है, 32 बिट का डॉटेड डेसिमल से हेक्साडेसिमल में वो फिर ट्रांसलेट करता है, 128 बिट का एड्रेस बनाता है, एक्सेस नेटवर्क पे भेज देता है। ठीक है, तो यूं उनकी आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है। और जो SSID है उसमें वो सिंपली उस ये वाले काम करने की बजाय देखते हैं कि ये 6 का है, इसके लिए मेरे पास 4 का कौन सा अवेलेबल एड्रेस है। उसकी ड्रॉबैक सबसे बड़ा यही है कि जितने नंबर ऑफ 6 के एड्रेसेस है उतने ही आपको 4 के चाहिए होते हैं। पब्लिक अगर नेटवर्क पे ये सारा काम आप कर रहे हैं तो फिर आपको उतनी पब्लिक IPv4 के एड्रेसेस चाहिए। ये बम्प इन द स्टैक है, बम्प इन द API, बम्प इन द होस्ट। बम्प इन द होस्ट जो है ये बम्प इन द स्टैक और बम्प इन द API का एडवांस वर्जन है। दोनों तरह की फंक्शनैलिटी इसमें प्रोवाइड कर रहा होता है। और ये OSIIT और IVI ये होस्ट, ये एक होस्ट के ऊपर आप ये तीनों ट्रांसलेशन मैकेनिज्म डिप्लॉय करते हैं और ये जो है आप ये नेटवर्क के अंदर एक सेपरेट एंटिटी या किसी नोड के ऊपर डिप्लॉय कर रहे होते हैं। ये मशीन के OS के ऊपर नहीं कर रहे होते हैं, वो बाकी दो इनमें से इस तरीके से डिफरेंट है। ये NAT64 और DNS64 स्टेटफुल एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म है IVI की बेस पे। इसके अंदर दोनों ये सेपरेट होते हैं। पहले ये होता था कि DNS और ये जो है एक ही तरह की नेटवर्क की एक ही मतलब एप्लीकेशन का पार्ट होती है। करंटली जो अवेलेबल है फ्री एक्सपेरिमेंटल के लिए उसमें भी ये दोनों एक ही हैं, लेकिन एक्चुअल जो DNS64 और NAT64 है वो ये है कि DNS एक सेपरेट एंटिटी है और NAT64 आपकी जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है। नेट ट्रांसलेशन परफॉर्म करिए और DNS जो है आपका और DNS की क्यूरीज को जो है ट्रांसलेट करके दे रही है। ये एक होस्ट है IPv6 का और ये कोई भी गूगल का वेब सर्वर है जिसकी ये क्यूरी जनरेट करता है। ये जब भी DNS का रिकॉर्ड भेजेगा तो वो DNS64 के पास जाएगा। DNS उस क्यूरी के अगेंस्ट क्वाड है और यानी कि DNS की जो कैपेबिलिटी होती है वो देखता है कि अगर किसी होस्ट के लिए कोई क्यूरी आई है तो वो IPv4 और IPv6 दोनों रिटर्न कर देता है। अगर किसी एप्लीकेशन को सिर्फ V6 में इंटरेस्ट है तो वो मेंशन करेगी कि मुझे सिर्फ क्वाड ए रिकॉर्ड चाहिए। अगर उसको सिर्फ IPv4 का एड्रेस है तो उसके अंदर इंटरेस्ट है तो वो मेंशन करे एप्लीकेशन कि मुझे सिर्फ ए रिकॉर्ड चाहिए। तो वैसे नॉर्मली क्या होगा कि अगर ये ड्यूअल स्टैक पे होगी वो मशीन तो इसका ए रिकॉर्ड भी मिल जाएगा और क्वाड ए रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। लेकिन इस केस में अभी हम देख रहे हैं कि ये ड्यूअल स्टैक नहीं है बल्कि सिर्फ IPv4 बेस्ड है, तो इसका ए रिकॉर्ड आएगा DNS64 के पास। DNS64 उसको ट्रांसलेट करके इस तक भेजेगा। ठीक है, ट्रांसलेट क्या करेगा कि उसके साथ 96 बिट का प्रीफिक्स लगा देगा और वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करके उसकी 32 बिट्स उसमें लगा देगा और इसको मिलेगा ये डेस्टिनेशन में वो वाला एड्रेस लगाएगा और सोर्स में अपना IPv6 का एड्रेस और इसके थ्रू भेजेगा। जैसे ही इसको ट्रैफिक मिलेगी ये देखेगा कि प्रीफिक्स लगा हुआ है, ग्लोबली यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस नहीं है बल्कि जो इसका NAT64 का और वो है प्रीफिक्स है 96 बिट का, वो उसमें से ट्रिम करेगा और 32 बिट का IPv4 की बेस पे इसकी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर देगा और इसी तरीके से ये कम्युनिकेशन इनबाउंड और आउटबाउंड होती रहेगी। ठीक है, ये इसका स्टेटफुल है, स्टेटफुल मैकेनिज्म का ये तरीका है। दूसरा टनलिंग की एग्जांपल है। हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर NAT64 और DNS64 का डिप्लॉय किया था IVI का। SIIT हम इसलिए डिप्लॉय अभी करने जा रहे हैं, टाइगस एक सर्वर है उसके थ्रू कर रहे हैं कि हमारा अपना V6 का जो सर्वर है हम चाह रहे हैं कि IPv4 के क्लाइंट्स भी आके हमारे उस सर्वर को एक्सेस कर सकें। उसके लिए ये स्टेटफुल जो है ये बाहर से जब तक अंदर से जब तक कोई नेट की तरह का सेशन नहीं जनरेट हुआ होता तो कहते हैं नेट जो है इनबाउंड ट्रैफिक को ब्लॉक कर देती है, वो नहीं जाने देती अगर उसके पास कोई मैपिंग ना हो। इसी तरीके से अगर कोई होस्ट जब तक हम उसको एक्सेस नहीं करेंगे या हमारा सर्वर नहीं करेगा तो वो ट्रांसलेशन मैकेनिज्म जो है हम उस होस्ट को हमारे सर्वर की
वेब सर्वर की या जो स्ट्रीमिंग सर्वर है उसकी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि नेट है, नेट की फंक्शनलिटी है कि वो इनबाउंड ट्रैफिक को ब्लॉक करता है कि उसके पास कोई मैपिंग ना हो। तो उसके लिए हम SIIT कर रहे हैं, वो देखेगा कि कोई 4 का एड्रेस आया तो उसके लिए उसने कैसे 6 की ट्रैफिक को जाने देता है, स्टेटलेस जो है। तो उस अब हम वो डिप्लॉय कर रहे हैं टैगा TAYGA, उस OS का नाम है जो कि राउटिंग इस तरह की परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे SIIT की एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन उसके अंदर हुई हुई है, ये भी टोर की ही इम्प्लीमेंटेशन है बेसिकली। ये टनलिंग है, टनलिंग में हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि एक सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस और कुछ डाटा हो रहा होता है, वो जब हम इनकैप्सुलेट करते हैं तो हम उसके ऊपर कोई और IPv6 था तो IPv4 का हेडर लगाया, उसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस लगाया, और ये IPv4 नेटवर्क में से होते होते जो ही डेस्टिनेशन के होस्ट तक पहुंचेगा तो वो उसमें से पहले IPv4 वाले हेडर हटाएगा, ठीक है, और उसके बाद IPv6 ओरिजिनल पैकेट जब रिसीव होगा तो वो उसको नेटवर्क में ट्रांसमिट कर देगा। ये बेसिकली हमने कहा कि पैकेट ट्रैवर्सिंग इसमें इस तरीके से हो रही होती है। ये मुख्तलिफ किस्म की टनलिंग की टेक्निक्स हैं। बेसिकली